अभी बिहार में एज इट स्टैंड्स, ये जो चिराग पासवान ये सब जो उछल कूद कर रहे हैं, पिछली बार तो बिल्कुल साफ था कि ये अमित शाह की स्ट्रेटेजी थी कि कैसे नीतीश को कट्टू साइज करो, और उसमें चिराग पासवान का एक अहम रोल था। इस बार दोनों चीजें, कुछ लोगों का एक जनरल मानना यह है कि अपनी सीटें बढ़वाने के लिए वो कह रहे हैं 243 पे मैं लड़ूंगा, लेकिन आपके हिसाब से मिनिमम कितनी सीट उनको चाहिए, मैक्सिमम कितनी चाहिए, क्योंकि कितने पे वो मानेंगे? इस पे जरा एक पहली टिप्पणी आपकी ले लें चिराग पासवान की, उसके बाद मेरे कुछ प्रश्न एनडीए के उसमें भी हैं और इंडिया गठबंधन के भी हैं। लेकिन पहली चीज हेमंत भाई, ये चिराग पासवान कितनी सीट पे तैयार होंगे? जी धन्यवाद। चिराग पासवान के लिए सीट का मसला ऊपरी तौर पर बहुत बड़ा मसला दिखाई दे रहा है, लेकिन असली मसला जो है वो ये है कि वो बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, ये असली मसला है। और वो इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि जो नीतीश जी का जो स्टेक है बिहार की राजनीति में, वह आज की तारीख में पराभव की ओर जा रहा है। लेकिन फिर भी नीतीश जी का जो चेहरा है, उनका नाम है, उसका उसका अपना महत्व इस रूप में है कि वो अभी मुख्यमंत्री हैं। और उनको लेकर के अभी हाल के दिनों में ये चर्चा चल रही थी कि वो 122 सीट से कम पर नहीं मानेंगे, बीजेपी को कम सीटें देंगे, अपने लिए अधिक सीटें रखेंगे। लेकिन अब वो पूरा विमर्श पलट गया है। अब विमर्श कहाँ चला गया है कि चिराग पासवान सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए या सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। वो उन लोगों को मिटा देने की बात कर रहे हैं जिनके बारे में कहते हैं कि हमारी पार्टी तोड़ी, हमारा परिवार तोड़ा, हमारे पिता का अपमान किया, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये उनका बयान है, चिराग पासवान का भी ताजा बयान। और वो कल ये नीतीश जी के गृह जिले में जा रहे हैं, वहाँ ये सभा करने, और उस सभा में और फिर वही बात कही गई है कि वहाँ जाएंगे और क्या क्या ये जो अपमान हुआ है हमारे पिता का और हमारी पार्टी और परिवार को तोड़ा गया, इसका बदला लेंगे और लोगों को मिटा देंगे। तो किनको मिटाने की बात कर रहे हैं वो? क्या विपक्ष को मिटाने की बात कर रहे हैं? क्या विपक्ष ने उनकी पार्टी और परिवार को तोड़ा था? तो मैं समझता हूँ कि वो इशारों में नीतीश जी पर ही निशाना साध रहे हैं। और अब तो इशारा किया, वो खुलेआम नीतीश जी के खिलाफ ही एक तरह से एजेंडा चला रहे हैं। तो इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने जो प्रयोग 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किया, वह प्रयोग एक मुकाम तक जाकर के रुक गया था। अब उस प्रयोग को नए सिरे से आगे बढ़ाना है। और वो नया फार्मूला क्या होगा? तो नए फार्मूले के रूप में चिराग पासवान सामने आए हैं, और वो जहां जहां जा रहे हैं उनकी सभाओं में बहुत भीड़ जुट रही है। और मेरी जो जानकारी है वहाँ भीड़ जुटाने में बीजेपी और आरएसएस के लोग उसमें मददगार साबित हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि चिराग पासवान को मजबूत दिखा करके ये बताना है कि चिराग पासवान को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। और उससे ये कि नीतीश जी का जो की ओर से जो क्लेम बनने वाली जो बात कही जा रही है, हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि आज की तारीख में नीतीश जी बहुत कोई हार्ड बार्गेनर रह गए हुए हैं, या नीतीश जी की पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जो बीजेपी के सामने आंख दिखा करके उनसे सीटों की बातचीत करे और कहे कि हम इतना से कम पर नहीं मानेंगे। वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं हर एक मुद्दे पर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो नीतीश जी का चेहरा वाला जो मसला है, उस मसले को तब तक ढोना है जैसे कि आप ये हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में एक रिटायर्ड हार्ट फार्मूला होता है। यानी कि कोई खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाता है तो वो खेलने की अवस्था में तो रहता नहीं है, लेकिन स्टेडियम में बैठा रहता है, और ये टीम को भरोसा रहता है कि किसी भी इमरजेंसी में ये काम आएगा, लेकिन वो सूची में ही दर्ज रह जाता है। तो नीतीश जी आज की तारीख में रिटायर्ड हार्ट खिलाड़ी की तरह ही हैं वो, और उनका वो सिर्फ सूची में वो नाम है। अब उसके आगे उनका क्या इस्तेमाल होगा ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मैं समझता हूँ कि शायद नवंबर महीने के बाद नीतीश जी किसी भी इस्तेमाल लायक नहीं रह जाएंगे। तो ये इस पूरी परियोजना में चिराग पासवान का इस्तेमाल इस रूप में हो रहा है कि पूरा विमर्श चिराग पर केंद्रित हो जाए। नीतीश जी किसी विमर्श में आए नहीं, अभी नीतीश जी विमर्श से बाहर हैं। अभी यहाँ विमर्श क्या हो रहा है
कि चिराग पासवान 243 सीट पर लड़ेंगे और कहते क्या है कि मैं 243 पर एनडीए का चिराग बनकर के लड़ूंगा। अब ये कैसी बात है भाई, एनडीए का चिराग बनकर लड़ूंगा और एनडीए को मजबूत करूंगा, और तो ये 243 पर लड़ना है, एनडीए का चिराग बन के लड़ना है और उनको मजबूत करना है, तो ये अपने आप में दिखने में कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगती है। लेकिन ये आनंद जी, अंदर की बात ये है कि ये अंदर से मिले हुए और बाहर से खुले हुए हैं। बाहर में लग रहा है कि ये जो है गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि भीतर से गठबंधन बहुत मजबूत है इनका, और इस गठबंधन के जरिए ही नीतीश जी को परास्त करना है। और नीतीश जी के लिए जो पूरा प्रोजेक्ट जो चलाया गया था 2020 में, उस प्रोजेक्ट को इस चुनाव में पूरा करने की प्लानिंग है। अब रही बात कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के क्या बीजेपी अपने प्रोजेक्ट में सफल हो जाएगी, तो आज की तारीख में पूरे बिहार में प्रशासन और उसका कमांड बीजेपी के हाथ में है, नीतीश जी के हाथ में कुछ नहीं है। वो एक सिग्नेचरी के तौर पर रह गए हुए हैं, और अब तो उनके बारे में, उनकी हालत को लेकर के खुलेआम चर्चा होने लगी है। और बिहार में रोज अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। आज भी 2 लोगों की हत्या हुई है, कल भी हुई थी, और लगातार ये एक सीरीज ऑफ किलिंग चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं। अब पुलिस जो है वो घटना के बाद वहां पहुंचती है। तो ये जो है इन चीजों को विमर्श से बाहर करना और चिराग को विमर्श के सामने रख करके, और उसमें ये दिखाना कि चिराग को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो चिराग अगर 40 सीटें दी जाती है और ये उनको टारगेट दिया जाता है कि आप 30 सीट जीत करके चले आइए कम से कम, तो चिराग जो कुछ भी स्कोर करेंगे वो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद होगा, और नीतीश जी का जितना स्कोर कम होगा वो बीजेपी के फायदे में जाएगा। तो फार्मूला यही है कि चिराग को अधिक से अधिक स्कोर करने का मौका दिया जाए और नीतीश जी के लिए अवसर कम किए जाए। अभी मुझे लगता है कि इसी पर काम हो रहा है। मैं हेमंत भाई, एक दो चीजें जरा मुझे और क्लियर कर दीजिए। ये जो तेजस्वी यादव जी हैं, मतलब बिहार के बाहर बैठ के ऐसा लगता है कि उनकी बिहार गठबंधन, इंडिया गठबंधन में उनकी नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है। वो बिल्कुल वेरी वेल इंट्रेंस्ड, कंफर्टेबली वहां है। तो मैं इसलिए 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ कि उनके गठबंधन को उनका नाम अनाउंस कर देने में क्या दिक्कत है? उससे क्या वोट घट जाएंगे अगर उनका नाम अनाउंस हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, मैं इसलिए इस चीज को पूछ रहा हूं कि तेज प्रताप यादव का एक इंसिडेंट हुआ, उनका घरेलू मामला था, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बीजेपी उसको भुनाएगी और इलेक्शन के समय उसको और हवा देगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत के जितने इस समय के पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पार्टी हैं, उसमें आरएसएस के सवाल पे कांग्रेस के अलावा अगर कोई एक व्यक्ति बिल्कुल ईमानदारी से बिना अपना स्टैंड चेंज किए आज तक खड़ा है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि लालू यादव जी जो हैं वो पॉलिटिकली इन किसी भी नेताओं को से बेहतर साबित होते हैं जब वो कोलिशन या इसकी बात आती है। कोलिशन धर्म ठीक से निभाते हैं। तो क्या एक लालू यादव भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है? क्योंकि वो भले ही मेडिकल उतना नहीं चल पा रहे हो, हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो हैं तो वो एक बाइंडिंग फैक्टर के रूप में तो काम कर ही रहे हैं। वो गठबंधन को गाइड ठीक से कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हेमंत जी, तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने या उनका नाम अनाउंस करने को लेकर के मुझे लगता है कि ये कोई महागठबंधन के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं, और आरजेडी एक सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, तो वो उनकी जो पूरी जो पहचान बनी है वो उस गठबंधन के अगुआ नेता के रूप में बनी है। और दूसरे की जो उनके एलाइज हैं उनको लेकर के किसी में कोई इफ बट नहीं है। जो कुछ भी किसी ने अगर कहा भी है तो वो मीडिया का क्रिएशन था कि तेजस्वी को लेकर के कांग्रेस असहज है, तेजस्वी बनाम ये कांग्रेस के जो दूसरे नेता लोग हैं कन्हैया कुमार और करने की जो कोशिश हुई है, तो वो सब मीडिया का क्रिएशन था। मुझे लगता है कि महागठबंधन के भीतर से इस तरह की कोई मांग या कोई उस तरह का रिजर्वेशन सामने नहीं रहा है कि तेजस्वी के बदले में दूसरे किसी पर विचार किया जाए, ये तो है नहीं। दूसरा ये है कि जो महागठबंधन के जो एलाइज हैं, खास करके उसमें अगर सीपीआईएम को देखा जाए
तो दीपंकर जी ने कई इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेता तेजस्वी यादव हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदार चेहरा वही हैं, इसको लेकर के हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। तो महागठबंधन में तेजस्वी को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लालू जी के बारे में आपने जो कहा, तो लालू यादव निश्चित रूप से आज की तारीख में वो कल उनका जन्मदिन भी है और आप समझ लीजिए कि जब 1977 में पहली बार लालू यादव सांसद बने और उसके बाद जो उनका राजनीतिक सफर है, उस सफर में बहुत सारा उतार चढ़ाव है, लेकिन एक ही चीज है जो उस आदमी की साख को दिखाता है कि वो राजनीति के विमर्श के केंद्र में आज भी बने हुए हैं। बीजेपी आज भी बिहार में अगर किसी को सामने रख करके अगर फाइटिंग कर रही है, उस पर बॉक्सिंग कर रही है, तो लालू यादव का ही नाम है, लालू यादव का ही चेहरा है। तो लालू यादव को अभी तक तो मिटाने की तमाम कोशिशें खत्म हो गई, अब तक मिटा नहीं पाए हैं। तो लालू यादव एक फैक्टर के रूप में है और आपने सही कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कम्युनलिज्म के मुद्दे पर। तो ये एक बड़ा उनके साथ जाता है ये मसला, और यही महागठबंधन की ताकत है, जिसमें एक इशू है सबके सामने में कि बीजेपी को रोकना है, और इसको लेकर के महागठबंधन में कोई बहुत मतभेद कहीं साफ साफ नहीं दिखता है। अगर सभी पार्टियां काम कर रही है अलग अलग मोर्चे पर, तो मुझे लगता है कि ये सही है कि सबको काम करना चाहिए, अन्यथा कोई किसी के लिए बैगेज नहीं बने, बल्कि उसके लिए एक तरह से एसेट का काम करे। अभी सीपीआईएमएल का ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपंकर भट्टाचार्य की हुई है और उसमें वो 12 तारीख से ये बदलो बिहार बदलो सरकार बदलो बिहार के किनारे के साथ उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। शाहबाद में, वो उसके तिरहुत के इलाके में, मगध के इलाके में और चंपारण के इलाके में, इन इलाकों में होने जा रहा है। तो ये जो महागठबंधन के एलाइज है उनके भीतर आपस में इसको लेकर कोई बड़ा इशू नहीं है। एक बात और जो मैं कहना चाह रहा था, शायद वो क्लियर हो जाए, जिस पर आपका जो पूरा थ्रस्ट है चिराग पासवान वाला। देखिए, चिराग पासवान के बारे में एक बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि चिराग पासवान ने अपने आप को जिस रूप में ग्रो अप किया है, जिस रूप में उन्होंने अपने आप को बढ़ाया है, तो वो ये सवर्णों की या आरएसएस के पूरे वैचारिकी के साथ वो खड़े हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी के लिए नीतीश जी सुखद भी रहे हैं और दुखद भी रहे हैं। तो नीतीश जी के सुख का काल उनके साथ अब निकल चुका है, लेकिन दुख की बात यह है कि नीतीश जी का जो दुख वाला हिस्सा है, वो हिस्सा भी इन्हीं के गले में पड़ा हुआ है। तो लेकिन उसको निकाल कर फेंक नहीं सकते हैं वो। तो उनके साथ सामने में दिक्कत है कि उनके पास बिहार में कोई चेहरा नीतीश जी के पास बाद अब बच नहीं रहा है। तो उसको कौन फुलफिल करेगा? उसको फुलफिल करने के लिए चिराग पासवान को सामने रखा जा रहा है, लेकिन कोई इस मुगालते में ना रहे कि चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी। अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो वो सिर्फ उनका चेहरा इसलिए सामने रखना है कि एक फ्रेश चेहरा, एक यंग चेहरा सामने रहे, जो कि उसका रिप्लेसमेंट, क्योंकि नीतीश जी को अब कोई कबूल करने वाला है नहीं, और नीतीश जी अपनी स्थितियों की वजह से खुद किसी मंच पर जाकर के वो 4 लाइन एक्सटेम्पो भाषण भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके पास दिक्कत क्या है कि अब न तो विजय सिन्हा लीड कर सकते हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, न सम्राट चौधरी कुछ उल जलूल बातें कर सकते हैं, कुछ ये भड़काऊ बात कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेट्समैन की तरह वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि थोड़ा फिल्मी भी है, थोड़ा वो नाटकीय भी है, तो सब कुछ है। और उसमें एक आकर्षण ये है कि उसकी जो बिरादरी है उसके भीतर एक फॉलोइंग उसको लेकर के जबरदस्त है। तो इस चेहरे को सामने रख करके उनको लगता है कि जो ये वैक्यूम है नीतीश जी की वजह से जो पैदा हुआ है, और ये जो दुख की घड़ी नीतीश जी के साथ बितानी पड़ रही है, जो उसकी शाम अक्टूबर-नवंबर महीने में हो जाने वाली है, तो उस शाम के आने तक एक जो ये है भरपाई करने के लिए चिराग पासवान उसके लिए हैं। और चिराग के साथ मुझे लगता है कि बहुत ही सिंक्रोनाइज है बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज पोजीशन में है, और उनके लिए चिराग बहुत ही बढ़िया से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो एक साथ बीजेपी को, ये नीतीश कुमार को डैमेज करते हुए भी दिखते हैं, दूसरी ओर
अपने अपने बलबूते बीजेपी को मजबूती प्रदान करते हुए भी दिख रहे हैं। तो वो जो उनकी जो पहचान है, जिसमें वो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, उसको सब्सिडी की तरह बता देते हैं, अपने को हासिल सब कुछ को महाकाल का दिया हुआ बता देते हैं, तो कभी भी वो सोशल जस्टिस के प्लैंक पर जाकर के बोलते नहीं है। इससे अगरों को उसमें अपनी पहचान दिखती है, लगता है कि ये हमारा नेता, ये भी मेरा हो सकता है। तो उसमें दो तरह का आकर्षण है, अगरों का भी आकर्षण उसमें है और उनकी बिरादरी का भी आकर्षण में है। तो ये दोनों जो आकर्षण है, इसका बीजेपी बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से उसका इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन फिर भी ये तय है कि उनको मुख्यमंत्री किसी रूप में नहीं बनाया जाएगा, लेकिन प्रचार कानों कान किया जाएगा उनकी बिरादरी के भीतर में कि देखिए ये आपका नेता जो है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, इसका प्रचार भी किया जाएगा, लेकिन होगा ऐसा नहीं। जी जी जी।